हैं कि आम जनता में काफी हद तक उत्साह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों को अपने इस प्रधानमंत्री से काफी आशाएं हैं। इस दौरे पर देश के आवाम का क्या कुछ कहना है, आइए नजर डालते हैं। जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों में जा रहे हैं, उसको लेकर के धमकियां भी मिल रही हैं और 4 दिन वहां रहने वाले हैं। देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे राज्यों में जा रहे हैं जहां पर उल्फा संगठन सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम आज आप पहुंचे हैं दिल्ली की जनता के बीच में। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिनगर, जो कि गोविंदपुरी एक्सटेंशन में आता है, और यहाँ की स्थानीय जनता हमारे साथ है। काफी तादाद में जनता है, आप देख सकते हैं, और इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से इस राज्य में जा रहे हैं तो उनको क्या सोचती है इस बारे में जनता। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या लगता है आपको। गिरिराज गुप्ता कालके जी से हूँ। जैसे मोदी जी आए अलग अलग राज्यों में, उससे आतंकवादियों को संदेश जाता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है उनसे। देश सब उनसे आतंकवादियों के आगे डरेगा नहीं और उनका खुले दिल से, खुली मन से उनका सामना करने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? Sir, Harold Shukla, Govindpuri, is a very bold steps he is taking. He is going to the Ulfa, this area, and it is a very good message he is giving to the nation. And they also have to, this Ulfa people, those means connected with this. I pray that they should come to the mainstream and they should follow the footsteps of Modi, what the bold step he is taking for the nation. And it is our wish that he should keep it up. आपको क्या लगता है? ये प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब है और ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक बहुत जुझारू प्रधानमंत्री हैं। सही, आपको क्या लगता है? आप युवा है। मेरे ख्याल से ये जो जितने भी देश के गद्दार हैं ना, इनको ये चीज़ समझ हो जाना चाहिए कि जो भी इस टाइप का र्यूमर उड़ा रहे हैं कि वहाँ पे जाते हैं उससे क्या और भी आतंकवादी भड़क जाते हैं, कुछ और भी घटना कर सकते हैं, इससे मेरे मोदी जी बिल्कुल ही डरने वाले नहीं है। और इससे जो है ना उनका और भी मनोबल बढ़ता ही जाएगा और जो भी काम है हमारा और भी सुदृढ़ तरीके से उन एरिया में भी चलेगा जहाँ पे क्या आतंकवादी ने अपना फैला रखा है कि ये यहाँ पे आएंगे तो पीएम को मारेंगे, यहाँ पे आएंगे तो किसी जनता को मारेंगे। उन तक ये संदेश जरूर जाना चाहिए। संदेश जरूर जाना चाहिए। हमारे साथ एक माता जी हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको? मोदी जी जो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी जान के ऊपर खतरा करके सारी देशों को जब से आए हैं मोदी जी हर चीज़ अच्छा करते हुए चले जा रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत ही ठीक काम कर रहे हैं। कहीं भी उग्रवादी पार्टी जहाँ भी है वहाँ जाते हैं, उसे डरने का उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से उनको डर नहीं है। कहीं भी हमारा जितने भी जैसे ये हमारे पड़ोसी देश हैं वो कई धमकियाँ दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं। वो बहुत ही दमदार प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री की हमारे देश में जरूरत है। लगातार ऐसी धमकियों के बावजूद नरेंद्र मोदी का इन एरियो में जाना देश की जनता को भी खूब भा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि जो है लगातार देश को प्रभावित करती जा रही है। यही वजह है कि लगातार मोदी लहर आगे ही बढ़ती जा रही है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। तो कुल मिलाकर आम जनता को बेहद उत्साह है, बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा राज्य है जिसको छोड़ नहीं रहे। हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आते हैं और साथ ही विकास का एजेंडा भी उनके साथ चलता नजर आता है। लेकिन आखिर क्या सियासी वायदे कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आम जनता गदगद होती नजर आती है, देखते हैं। कहते हैं कि वास्तुशास्त्र वाले आपके घर में सबसे पहले कहते हैं कि घर का जो ईशान कोना होता है, ईशान कोने को ठीक ठाक रखो, साफ सुथरा रखो। अगर एक बार ईशान कोना ठीक रखा, उसकी पवित्रता को संभाला, तो घर के अंदर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हमेशा मंगलमय माहौल रहेगा। अब मैं नहीं जानता हूं ये सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत के इस ईशान कोने को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम अच्छी तरह से संभाल लें तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। पूरा हिंदुस्तान आज जो टूरिज्म के लिए इधर उधर बेचारा जगह खोजता रहता है, जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी देश में पैदा हुई है, बहुत बड़ी तादाद में है, उसको साल में एक बार दो बार परिवार के साथ बाहर जाना होता है। अगर अच्छी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को मिल जाए
मैं विश्वास से कहता हूं, यहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हरे भरे जंगल है, प्यारे लोग हैं, सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा, सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ। ललित जुड़े हमारे साथ। ललित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने सियासी वायदे भी सुने, आम जनता में उत्साह भी सुना, और इस रैली जनसभा को देख के मुझे 22 फरवरी 2014 की रैली याद आती है, जब असम के सिलचर में इन्होंने तमाम सियासी वायदे किए थे। क्या लगता है कि ये वायदे सिर्फ वायदे बनकर रह जाएंगे या फिर विकास के एजेंडे पर काम किया जाएगा, धरातल पर उतारा जाएगा, और ये 7 राज्य जिनकी हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के, ये भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे भारत के साथ? कुणाल, राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से वायदे करती है उन्हीं पर ही सवाल उठते भी हैं कि अगर आप वायदे पूरे नहीं कर सकते तो आपने वादा क्यों किया था। ये हर बार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो चुनावी रैलियां की थी, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में की थी या दूसरे अन्य राज्यों में, ये एक चुनावी स्टंट होता है कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं पूरे भारत की तस्वीर बदल दूंगा, अब जिम्मेदारी उन पर है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ जी हमारे साथ ये सहयोगी दल थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया इसीलिए हम उन राज्यों का विकास नहीं कर सके। अब आपको धरातल पर आकर ये करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार 6 महीनों में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, हालांकि अभी भी ग्राउंड लेवल पर कोई इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ जो काम सामने आ रहे हैं उससे अब जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हाँ ये एक ऐसा ठोस प्रधानमंत्री आया है जो हमारे बारे में सोचेगा, वरना इससे पहले जितने भी आते थे वो सिर्फ चुनावी वादे करके चले जाते थे। मैं भगत बिदूरी जी के पास आना चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस के हैं और जाहिर सी बात है जब इनसे सुनने को मिलेगा कि क्या वाकई कुछ होगा तो ये कुछ जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि हाँ जो वादे जनता से किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, आपको क्या लगता है अब वो वक्त आ गया उन वादों को पूरा करने का? 6 महीने का वक्त निकल गया है। देखिए, हम उम्मीद तो ललित जी हमें करनी चाहिए। उन्होंने देश ने श्री मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और इन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी टिपिकल कहूँगा मैं उसको कि वहाँ पे जो एक उल्फा और ये जो जितने भी संगठन वहाँ पे जो उभर रहे हैं और उनको जो पड़ोसी राज्य जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो लोग उनको सहयोग कर रहे हैं वहाँ पे। और उसको जब तक जी पड़ोसी मुल्क जो हमारे हैं, चाइना और बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए, और इसमें हमारी जो सेना है उसके लिए बहुत ही एक ऐसी जिम्मेदारी है और वो उसको जो चाहकर भी उसको मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत ही गहराई से और बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा उसको। ऐसा संजीदगी की बात मैं करता हूँ। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ने हमारे ने स्पेशल एक जजमेंट दी थी कि जो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर अपराध करते हैं, आप इन्हें रोकिए। केंद्र में आपकी सरकार थी लेकिन उसके बाद भी सरकारें जागी नहीं और फिर 2012 का दंगा हमने देखा। देखिए ये तो मानेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी थी लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की। यही तो सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं इन राज्यों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती। ललित जी, बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बड़ी विडंबना है कि इतना कांग्रेस ने जितना किया उसको आज हमारे मोदी जी बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने बोला भी आपके बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, वो तो बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक, ये तो बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा है, यहाँ तो कोई नेता आज तक नहीं आया, यहाँ तो जो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं सर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नागालैंड में जब बंद होता है या फिर असम में बंद होता है ना, जो केरोसिन 20-25 रुपये के लीटर होते हैं ना वो 200 रुपये बिकता है। जो सिलेंडर उस समय 250-300 का आता था वो 1000 तक बिका। पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, महीने 2-2 महीने तक राज्य बंद रहता है। फिर आप क्यों नहीं मानते कि कुछ गलतियां हुई हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% काम कर दिया, ये तो नहीं कह रहे हम। हमने कहा जो हमने वहाँ काम किए, जो हमने वहाँ काम शुरू किए, मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं।
लेकिन उससे पहले उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, राजनीति से अलग हटके आज वो प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो। अगर हमसे कोई आप पूछोगे कि आपका पीएम कौन है, तो हमारे पीएम भी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लेके और वहाँ की जो एक संगठन जिन्होंने वहाँ पर ये माहौल क्रिएट किया हुआ, जिसका फ़ायदा ये पड़ोसी मुल्क ले रहे हैं, जो ये विदेशी ताकतें जो इसको सपोर्ट कर रही है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो इनको सपोर्ट क्यों कर रही है, और उस कम्युनिटी को हमें वो जो ट्राइबल्स हैं या जो उल्फा संगठन वहाँ जो बने हैं वो क्यों पनपे हैं, और उनको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं। ये चुनावी वादे, ये रैलियाँ, ये सब लच्छेदार बातें, ये सुनने में और बोलने में कहीं ना कहीं अब आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के कोई भी पॉलिसीज नहीं लाई थी और यही कारण था। ये हकीकत है सर, चाहे माने ना माने। जी अब्दुल साहब, देखिए, यूपीए के पिछले दशक में पहली सरकार जब हमारे लालू जी उसके संगठन में हमेशा साथ रहे, रेल मंत्रालय हमारे पास रहा। रेल मंत्रालय पास होने के बावजूद हमने एक वहाँ पर रेलवे लाइन का उद्घाटन करा, जिसका विरोध केवल और केवल भाजपा के लोगों ने इतना ज़्यादा उठाया उस समय में इतना ज़्यादा उसका विरोध किया इन लोगों ने। आज उसकी रेलवे लाइन की मोदी जी रिबन काट के आए हैं। आपके माध्यम से पता चला है कि मैं तो आज टीवी पे था नहीं, तो आपके माध्यम से पता चला उसका रिबन काट के आए हैं। आपको तो खुशी होनी चाहिए ना, खुशी तो होनी चाहिए कि आप ही के काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें फिर इतनी राजनीति क्यों? जो मेन मुद्दा था वो था पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं का। मोदी जी ने एक शब्द भी उसके ऊपर नहीं बोला। प्रेस भी बात को बता रही है, मीडिया ने सब जगह बोला कि भाई पूर्वोत्तर राज्य की जितनी भी सीमाएं हैं वहाँ से पूर्णतः म्यांमार से अंदर लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग अंदर आ रहे हैं, चाइना अपनी ज़बरदस्ती दिखा रहा है। ना मोदी जी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी की है अभी तक, ना कोई। कल ही पुलिस महानिदेशकों की बैठक होगी वहाँ पर। आपको नहीं लगता है कि इन पर सारी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हमको कंट्रोल में करना है जो आतंकवाद वहाँ पर पनप रहा है, जो वहाँ पर ये शेल्टर्स बना रहे हैं? चर्चा का विषय केवल एक ही होगा, अमित शाह उन्हें एक पूरा का पूरा चार्ट बना के दे देंगे और मोदी जी वहाँ उसको बोल देंगे। वो चर्चा का विषय कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको आज उनका भविष्य पहले दिन से बता देता हूँ। केवल इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश के ऊपर। एक प्रोग्राम में भी आता था पीछे, इमोशनल अत्याचार, मैं उसको गाइडलाइन केवल अभी कल भी आप देख लीजिएगा कि वो पूर्वोत्तर राज्य से जो भी म्यांमार से घुस रहे हैं लोग, जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर मोदी जी एक टिप्पणी नहीं करेंगे। और हमारी जो पुराने यूपीए घटक में जब लालू जी थे, रेलवे लाइन को उस वक्त इन्होंने पूरा बाइकआउट किया। अगर उग्रवाद को ने भी पूरा, मगर आज उसकी रेलवे लाइन की इन्होंने रोकी। तो ये चलो हम उस बात से सहमत हैं कि चलो ये काम पूर्वोत्तर राज्य के लिए अच्छा मैसेज गया। जी आप क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सरकार से पूरा देश इस बात की उम्मीद करता है कि कोई भी भेदभाव ना हो, किसी भी, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो या कोई किसी भी प्रकार की जातियाँ हो, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके समान होना चाहिए। और केंद्र सरकार से जो बजट जाए वो हर तरीके समान तरीके से लग जाए और देश का विकास होना चाहिए। हमारे मुद्दे भी यही होंगे कि देश के विकास के लिए आगे आए, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, हर नागरिक को आगे आना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो या दूसरी सरकार के कोई भी पार्टी के प्रधानमंत्री बने, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि देश की तरक्की में आगे आएँ और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी क्या? मुझे तो हिंद कांग्रेस की बातों से ये लग रहा है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के किसी न किसी प्रकार से टच में आ चुके हैं। कांग्रेस को छोड़ के इन्होंने एक अपना, उनकी तारीफ में पूरा एक आज चैनल पे बहुत बातें नरेंद्र मोदी के। ये ना भूलें कि जयवीर नागर जी ने कांग्रेस के साथ अपना खूब कंधे से कंधा मिला के काम किया है। अभी इतना कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये भी तो है कि आपकी पार्टी अभी तो वही करती है कि अगर कोई अच्छा काम होगा तब भी कहीं ना कहीं उसकी मुखालफत करनी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की तारीफ की बात नहीं कर रहे, हम देश की तरक्की की बात करते हैं। और ये ज़मीनी बात है कि देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, समाज के ऊपर को उठाने की बात होनी चाहिए। और कोई भी राज्य का विकास है या किसी जाति के साथ कोई जाति होती है, हम उसकी बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की या किसी पार्टी की, भाजपा की या कांग्रेस की, उसके लिए नहीं हम कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए कार्य होना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्य का विकास होना चाहिए, जिसको आज तक अनदेखा किया गया है। और भी कई कितने मुद्दे हैं जिनको भी हम आगे लाएंगे। कहीं से मुद्दे नहीं, आपको क्या लगता है जिस तरह से जो अभी यात्रा जो उन्होंने शुरू की है और जिस तरह से अब उन्होंने वादे किए हैं, हाईवे
और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, हाई टेक किया जाएगा ताकि वहाँ लोगों को बाहर ना जाना पड़े, रोज़गार ऐसा मुहैया करवाया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा कि हाँ जी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएँ और कहीं उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो। लोकतांत्रिक सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि वो एक विकास करे। अब उसमें कोई पार्टी की हम उसमें मुखालफत या इस तरीके का नहीं करते, देश के विकास की बात करेंगे, देश के विकास में भी उत्थान होगा। और उसके लिए ये नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम उनके साथ हैं, उनसे मिले हो या कांग्रेस चला हुआ, हमारी ऐसी कोई नहीं, हम जमीन से जो होगी नीतियों के खिलाफ होगी। जी आज भी यूपीए का घटक, हम आज भी यूपीए के घटक अपने को मानते हैं और पूर्णतः कांग्रेस हमारा भी कोई किसी तरह का विलंब नहीं है। या नहीं मिले हुए, देश के विकास की बात करेंगे। बहुत देश के साथ गद्दारी हुई है, उन सब मुद्दों को हम लेकर आएंगे। जहाँ तक कि स्वच्छता का मसला हो, चाहे रोजगारी का हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों को अनदेखा किया गया हो, चाहे अपनी सीमाओं का मसला हो, हम उनको उठाएंगे। हम किसी की तरफदारी की बात नहीं है और नहीं पर माननीय प्रधानमंत्री को हम सपोर्ट करें। हम सरकार की बात करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो देश उससे विकास की बात उम्मीद करेगा। जी भगत जी क्या कहेंगे आप? ललित जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा तो पीएम बनने से स्टार्ट हुई है, आज तक रुकी नहीं रही है। विदेशों से फुर्सत नहीं है उनको। आपकी जो स्माइल है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है जब आप तंज कसते हैं। नहीं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा मैं ललित जी आपको एक बात बोलूँ। जहाँ तक अभी जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया और जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने आज ये वायदे किए हैं, ये वायदे किए हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमें वहाँ पे एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करना होगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसके लिए हमें एक तो हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हमारी वो सुरक्षित हो, वहाँ से हमारी जो बाहर से जो ये लोग उग्रवाद और ये जो फैला रहे हैं इनकी एंट्री बैन हो। उसके बाद जो हमारे लोग हैं जो हमसे किसी वजह से एक अलग धारा में चले गए हैं, चाहे वो उल्फा हो या जो भी संगठन वहाँ एक्टिव है, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। उनके अंदर ये एहसास दिलाया जाए कि आप जो ये आपका देश है, ये आपकी सरकार है, ये आपके लिए काम करने आए हैं। ये महानिदेशक बदलना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दहशत का वहाँ माहौल है और उस माहौल को जब तक आप सुरक्षा नहीं देंगे लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना नहीं होगी तो आप कोई तरक्की नहीं कर सकते। जी, सुरक्षा की भावना बेहद जरूरी है। कुणाल जी सुरक्षा की भावना से मेरे संदर्भ में दिल्ली की पुरानी घटनाएं पूरी तरीके से अंदर लाभमंद है, जिसका लाभ आज भाजपा गवर्नमेंट उठाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक वहाँ ट्राइब्स है, जो बेसिक वहाँ बेरोजगारी है, जो इस तरह के जो काम कार्य हैं उनको मुख्य धारा में लाए बगैर वहीं नॉर्थ ईस्ट के ही तो एक एमपी को यहाँ पर बाकायदा गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। आप क्यों नहीं सोचते कि क्यों बनाया गया और उसकी अहमियत क्या है? आपकी सरकार के दौरान तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। जब आप यूपीए 1 को समर्थन करते हैं या यूपीए 2 के करना चाहूँगा। देखिए, मैं इसके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। पिछले दिनों में अभी सरकार केवल अपने जो इंटरनेशनल मामले हैं उनको देख रही है कि बाहर ये हो रहा है, बाहर वो। देश में पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं, बल्कि देश छोड़ो, दिल्ली की राजधानी में पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फीड किया जा रहा है। लोकल रिहायशी इलाकों में उनके साथ 7-7, 8-8 मंजिल मकान बना के उन्हें किराए पे दे के और उनसे इतना ज़्यादा हरासमेंट करा जा रहा है दिल्ली में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ केवल राजनीति। यही तो सवाल है। अगर इतना कुछ हो रहा है तो आप जैसे राजनीतिक दल खामोश क्यों हैं? या फिर आपको अपनी कमियों का मालूम है कि हमारे टाइम भी ऐसा हुआ? अगर हम बात करें दिल्ली की तो चलिए, अगर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर के अंडर है, जब उसकी भर्ती होती है तो सिर्फ 80,000 के करीब, लगभग मेरे 80,000 के लगभग यहाँ की पुलिस में, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो वहाँ पे वो होंगे, जवान होंगे, और सिर्फ 40 पुलिस के जो जवान हैं वो सिर्फ वहाँ से बिलोंग करते हैं, सिर्फ 40, और जिसमें 10 IPS ऑफिसर हैं। आप तो फिर सोचते हैं ना, सोचना पड़ेगा ना कि अगर इस तरह से होगा तो किस तरह से किया जाएगा। 10 साल आपने जिस गवर्नमेंट को समर्थन दिया, आप ठीक है ना, आपको तो सोचना चाहिए था ना। उस वक्त तो आप सोचे नहीं, और अब आपकी मजबूरी ये है कि अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे फिर? यूपीए घटक के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पिछले दशक में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी सेंटर से पैकेज दिए गए
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो भी यहाँ से फंड दिया गया, पिछले 6 महीने में कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है कि पूर्वोत्तर राज्यों को 1 रुपया भी दिया गया हो। जी 25,000 करोड़ रुपए यूपीए घटक में पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए, जिसी वजह से वहाँ विकास की धारा में है। आज राज्यों को पहचानने की नीति बन रही है। जी ये आज अगर नरेंद्र मोदी जी किसी को पैकेज दे रहे हैं 200 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब उनकी अभी हजारों में, अभी किसी ना किसी विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने दिया, ना ऐसी कोई उन्होंने नीति बनाई। अब्दुल साहब यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ फंड पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए दिया गया है, उसमें तो एक अहम बात यह भी निकल कर आती है कि 2013 में जब इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या कुछ फंड दिया जा रहा है सेंटर की तरफ से, जब यूपीए 2 का कार्यकाल था, तो ये बात निकलकर सामने आई कि पूर्वोत्तर के राज्य के लिए जो गेहूं और चावल सप्लाई किया गया था वो चांदनी चौक के बाजारों में बिकता हुआ नजर आया था। तब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसको लेकर तो आप कुछ नहीं कहते नजर आते। आप एक चीज और उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामले को लेकर आप उठा रहे हैं कि आप 7 सिस्टर्स 8 सिस्टर्स की बात करते हैं, तो 7 या 8 सिस्टर्स में से 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है। तो जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी सिक्योरिटी को लेकर? आज भी वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। हाँ, आज भी वहां पर इस तरह का है। यूपीए की सरकारें हैं, अभी यूपीए घटक से ही सब तालमेल के साथ ही वहां सरकारें चल रही हैं। मगर देश को पूर्वोत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब जितने भी वहाँ 8 राज्य हैं, 8 राज्यों के लिए पूर्णतः 5.5 करोड़ की। सवाल यही उठता है कि सेंटर तो मदद करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो नहीं करती। अगर सेंटर से जो मदद दी जाती है, अगर सभी राज्यों में ये सब कुछ हो जाए तो फिर इतना भटकना क्यों पड़े? सवाल ये है। एक समय पे मनमोहन सिंह के वहाँ जाने पर गैर कांग्रेसियों, जो एनडीए के जो घटक थे, एक ड्यूटी उन्होंने वहाँ लगाई थी, उसके ऊपर दुनिया भर के इन्होंने राज्यसभा में और लोकसभा में मुद्दे उठा दिए थे कि ये अरुणाचल प्रदेश के राजा से एक परिवार की दोस्ती है, इसलिए वहाँ को ये लोग इतना, वहाँ पर जब ये लोग अपना सर मुद्दे की बात कीजिए, यहाँ वहाँ की क्यों बात करते हैं? बात कीजिए आप। ये मुद्दे की बात है, ये सब मुद्दे की बातें हैं। इसको डिफाइन हम पूरी तरीके से पूरी जानकारी के बगैर नहीं कर सकते, मगर ये थोड़ी है ना, जो जानकारी है वही बताइए ना। हाँ, ये जानकारी है मुझे कि इन्होंने केंद्र सरकार ने संसद में भी और राज्यसभा में भी दोनों तरफ इन्होंने गैर यूपीए संगठनों ने इसको मुद्दा बना करके और केवल एक परिवार से जोड़ने का कार्य किया था। ये अगर ये यूपीए गवर्नमेंट अगर वहाँ किसी तरीके का अपना डेवलपमेंट करने जाती है तो पीछे से मतलब दिल्ली में उसकी टांग खींच दी। मतलब आप वही बदला लेना चाहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार इन राज्यों में काम करेगी तो हम इनकी टांग खींचेंगे? क्यों भगत विदुड़ी जी, ऐसा काम चलेगा क्या अब कि आपके टाइम में जो कुछ हुआ, जिसका विरोध हुआ, अब कोई अच्छा काम भी कर रहा तो आप भी उसका विरोध करेंगे? मतलब टिट फॉर टैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अच्छा काम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से, भाजपा की सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अच्छा काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। और पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे हमारे साउथ के राज्य हों, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो, लेकिन राजनीतिक रंग ना दें, राजनीति के लिए ना करें। आज वो प्रधानमंत्री चुन चुके हैं। लेकिन विदुड़ी साहब, एक तो आप भी तो सोचें कि 18 साल के बाद ऐसा, मतलब 18 साल का वक्त गुजर गया, 10 साल आपकी सरकार रही, ठीक है, मतलब इतना वक्त गुजर गया कि एक प्रधानमंत्री उठकर 4 दिन के लिए उन राज्यों के दौरे के लिए नहीं जाता। कहीं ना कहीं ये तो सोचना पड़ेगा ना, अगर नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, चलिए उसके भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, कोशिश तो की, लेकिन आपको लगता है यूपीए 1 यूपीए 2 में इस तरह की कोशिश की जाती तो शायद और ज़्यादा तरक्की होती इन राज्यों की, वहाँ से पलायन कम होता दूसरे राज्यों में? देखिए, हमारी सरकार में हमारे मंत्री जो कंसर्न मंत्री रहे हैं, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हों, चाहे वो ग्रामीण मंत्री रहे हों, हमारे रेगुलर वो रहे हैं, जाते आते रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पर काम किया है। इस सरकार में पहली बार हम देख रहे हैं कि इसमें कोई मंत्री है ही नहीं। विदेश मंत्री का विदेश मंत्री जो है हमारी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनका भी हमें कुछ लग रहा है कि उनका भी पोर्टफोलियो शायद मोदी जी ने ले लिया है कि आजकल विदेश यात्रा पे ही रहते हैं। हमारी सरकार में जिसका जो काम है उन्होंने अपना काम निर्वाह किया है। पीएम के दौरे से ही काम नहीं होता है,
वहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनको जाना चाहिए, जो वहाँ पर वन विभाग का जिनके अधीन आता है, या ग्रामीण विकास बोर्ड का जो मंत्री हैं उनको जाना चाहिए। वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल सेल के जो हमारे, आपके पास तो सब कुछ था, फिर कुछ नहीं हुआ देखने को मिला। और 2012 की मैं फिर से बात करता हूँ, दंगे हुए, कितने ज़बरदस्त दंगे हुए। आपके पास तो सब कुछ था, विदेश मंत्रालय में था, आप में बड़े स्ट्रांग मिनिस्टर्स थे, आपके पीएम साहब थे, लेकिन कहीं ना कहीं चाबी किसी और के पास दी और हफ्ता लग गया वहाँ पे दौरा करने के लिए। दंगों में हफ्ता लग गया सर, दंगे और हफ्ता लग गया आपको वहाँ पर दौरा करने के लिए। ये तो सोचिए ना जनाब, हमारी तो चाबी की बात करते हो, यहाँ तो बहुत बड़ा ताला ही मोदी नाम का लग गया अभी भाजपा में, तो यहाँ तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए, लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर नहीं कुछ जवाब देती नजर आती है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा पर जाएंगे तो विकास के साथ साथ तमाम वो बुनियादी मुद्दों को सुलझाते हुए नजर आएंगे जिस मकसद से वो वहां की यात्रा करते नजर आते हैं। और साथ ही एक बार फिर से पूर्वोत्तर के ये 7 से 8 राज्यों को फिर से भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का एक सुनहरा अवसर भी भारत की सरकार को मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।